आज है हमारे इस सफर का चौथा दिन और नाभी गांव में तीसरा। आज का मौसम काफी अच्छा था, बादल भी नहीं थे और अच्छी धूप भी आ गई थी। तो हम बिना ज्यादा समय गंवाए निकल गए ओम पर्वत के लिए। नाभी गांव से ओम पर्वत की दूरी करीब 25 से 30 किलोमीटर ही है। लेकिन गांव वालों से पूछने पर हमें पता चला कि वहां का पूरा रास्ता ही मिट्टी और पत्थरों वाला है। तो जाने में करीब 1 घंटे से ज्यादा का समय भी लग सकता है। अभी हम आ पहुंचे थे गुंजी गांव में, जहां एक चेक पोस्ट था, जहां हमने अपने परमिट्स दिखाए और हमें आगे जाने मिला। यहाँ की सड़क की कंडीशन सच में काफी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो नाभी या गुंजी गांव तक अपनी बाइक के साथ आ गए तो वे इन रास्तों को भी आसानी से पार कर सकते हैं। सुबह सुबह काफी ठंड थी, जिसकी वजह से हमारा गोप्रो बार बार बंद हो जा रहा था, तो हम मोबाइल से ही वीडियो बना रहे थे। हमारे दाईं साइड में जितने भी पहाड़ है सारे नेपाल में आते हैं और बाएं में जितने हैं सारे भारत। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर काली माता का मंदिर आता है, जो कि काली नदी का उद्गम स्थान भी है। काली माता मंदिर के ठीक आगे दूसरा चेक पोस्ट भी आता है, जहां हम अपने परमिट दिखाकर निकल जाते हैं आगे के लिए। कुछ दूर वहां से आगे जाने पर एक चढ़ाई आती है, जिसमें काफी ज्यादा पत्थर थे और साथ में ही पानी भी आ रहा था। तो हमें थोड़ी दिक्कत हुई, पर महादेव का सर पर हाथ था, तो कोई भी चुनौती आसानी से पार हो ही जाएगी। फिर और आगे जाने पर रास्ते में ही वाटर क्रॉसिंग थी, जिसमें पानी तो ज्यादा नहीं था अभी, पर काफी लंबी और पत्थर भी थे। फिर हमने महादेव का नाम लिया और चला दी अपनी बाइक और हो गए हम सुरक्षित पार। यहाँ जूते भीगने का भी डर रहता है, तो अगर आपके पास गमबूट्स है तो लेकर आए, क्योंकि जैसे जैसे दिन होता रहेगा पानी का लेवल भी बढ़ता रहेगा। अब तक अच्छी धूप आ चुकी थी, तो हमारा गोप्रो भी अब ठीक काम कर रहा था। जब यहाँ आए तो कम ही नाश्ता करके आए, नहीं तो यहाँ इतने पत्थर है, आप भी उछलते रहेंगे और साथ में पेट में नाश्ता भी। रास्तों में कई जगहों पर पानी आ रहा था, तो स्लिप करने का खतरा भी बना हुआ था, पर कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। जब मैं सिक्किम गया था तब वहाँ के रास्ते इससे और भी ज़्यादा खतरनाक थे मेरे लिए। ये 20 किलोमीटर का सफ़र भी काफ़ी अच्छा अनुभव है। सुंदर पहाड़ी रास्ते, एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ नेपाल। सुबह सुबह जब पहाड़ों के बीच से गुजर रहे थे हम, तो काफ़ी ठंड लग रही थी, और जब खुली जगह आ रही थी वहाँ धूप से काफ़ी राहत मिल रही थी। इन जगहों पर रास्तों का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो कि जब घर वापस जाकर याद करोगे ओम पर्वत को, तो पर्वत के साथ साथ ही आपको इन रास्तों की भी काफ़ी याद आएगी। अगर ये सड़क भी पक्की होती तो आपके पास इनकी यादें भी काफ़ी नहीं होंगी, क्योंकि आप तेज गति से इन्हें पार कर दोगे। पर इन्हीं रास्तों के खराब होने की वजह से आप धीरे धीरे बीच बीच में रुककर और प्रकृति का आनंद लेके काफ़ी अच्छी यादें यहाँ से वापस लेकर जाओगे।
फिर इन रास्तों पर हम चलते चलते पहुंच जाते हैं ओम पर्वत दर्शन स्थान पर। दर्शन के स्थान के निकास स्थान पर ही परमिट चेक होते हैं, फिर आपको आगे पार्किंग में जाने दिया जाता है। बाइक खड़ी करके हम चले जाते हैं पहाड़ की चोटी पर, जहाँ से हमें ओम पर्वत के काफ़ी साफ दर्शन होते हैं। ओम पर्वत का अतीत बहुत ही रहस्यमय और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती तपस्या करते थे। इस पर्वत पर बर्फ के प्राकृतिक आकार में जो चिन्ह दिखता है वह ओम का प्रतीक बनता है, जो संसार का मूल्य मंत्र भी है। कहा जाता है कि सत्यनिष्ठा और भक्तिपूर्ण हृदय वाले लोग ही इस पर्वत पर बर्फ से बना ओम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यहाँ पर जितने सुबह आप आएंगे उतना ही अच्छा आसमान खुला मिलेगा। कई लोग यहाँ बैठकर पूजा और हवन भी करते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव कैलाश से लौटते समय इस पर्वत पर रुके तो उन्होंने ध्यान के लिए ओम का उच्चारण किया। उनके तप और ऊर्जा में यह पर्वत कंपन करने लगा और बर्फ के स्वरूप में ओम का चिन्ह उभर आया। फिर थोड़ी ही देर में काफी बादल आ गए और पर्वत देखते ही देखते बादलों से घिर गया। तो हम भी वापस चले गए नाभी गांव के लिए। कभी कभी जिंदगी के सबसे सुंदर नज़ारे सबसे मुश्किल रास्तों से ही होकर मिलते हैं, क्योंकि आसान राहें कहानी नहीं बनाती, कठिन रास्ते ही आधे छोड़ जाते हैं। फिर से वाटर क्रॉसिंग आ गई थी, लेकिन अब पानी थोड़ा बढ़ गया था, तो जूता खोलकर ही जाना मुझे सही लगा, क्योंकि अभी हमें वापस धारचूला के लिए भी निकलना है, तो जूते सूखे रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर हम वापस आ गए नाभी गांव वाले रास्ते पर। ये रास्ता पिछले वीडियो में नहीं दिखाया था मैंने। अभी आप देख सकते हैं कि नाभी गांव पहुंचने वाला रास्ता भी कितना सुंदर है। धारचूला से निकलने के बाद यह पहला रास्ता होगा जहां हमारे दोनों तरफ पेड़ थे। अब चलिए हम अपना होम से दिखाते हैं, जो कि यह आंटी काफ़ी अच्छे से चलाती है। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये हमें यात्री कह के बुलाती है, तो इसमें थोड़ा सा अपनापन सा दिखता है। आंटी मेरे से ज़्यादा अच्छी ब्लॉगर है, तो कैमरे के सामने आकर वो बोली हम एक साल से हम चला रहे हैं। खाने का, पीने का, रहने का उचित व्यवस्था है यहाँ। और हमारा ये मेन गेट है, एंट्री है। ये हमारे बहुत पुराना दरवाजा है नीम वाला। ये चाय बनती है इससे, घी वाली चाय, नमकीन चाय, नमक वाली चाय इससे, और शरीर के लिए बहुत बढ़िया होता है ये। और शुगर वाले भी पी सकते हैं ये। मैं
ये हम घास फूस लकड़ी लाते हैं इससे, ये इसमें जंगल से खेती बाड़ी करेंगे तो ये। और ये फोटो देना। हाँ। और ये हमारे दो मस्ती है, एक कमरे में 4 बेड है और यात्रियों के लिए सुविधा के लिए हमने रैक बना रखा है। नमस्ते कर दो, नमस्ते कर, नमस्ते कर, नमस्ते। दरवाजे में ये पानी कलश रहता है क्योंकि विष्णु भगवान का वास होता है, ये सदा रहता है, ये पानी भरा हुआ ही रहता है। और ये हमारे किचन है छोटा सा, ये इसमें हम आग जलाते हैं, आग जला के हम खाना बनाते हैं। ये यहाँ से लकड़ी डालते हैं, यहाँ से ये पानी भरा ही रहता है हमारा ये दूर। और वो हमारे पितरों का बर्तन है, वो कितने साल पुराना ऊपर है, जो 2 भगोना 1 कलश। यहाँ ये शिव मंदिर, ये मंदिर शिव का। यहाँ मेरे बच्चे सोते हैं। फिर आंटी ने हमें मैगी और चाय दिया, जिसे खाकर हम निकल गए वापस से धारचूला के लिए। पहली बार आने में आपको पता नहीं चलता कि रास्ते कैसे होंगे, तो आदमी जोश जोश में चला आता है। फिर जब वापस जाना रहता है तब पता रहता है कि रास्ते काफ़ी खतरनाक है, तब डर लगता है। इन रास्तों का कार्य भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, शायद कुछ सालों में ही बन जाए। अभी तो काफ़ी कम भीड़ रहती है, पर जैसे ही अच्छी सड़क बनेगी लोग भी ज़्यादा आएंगे यहाँ। जैसे जैसे हम धारचूला की तरफ वापस जा रहे थे, मोबाइल का नेटवर्क भी वापस आता जा रहा था। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना भूल गया था कि नाबी गांव में सिर्फ जियो का ही नेटवर्क पूरे दिन था। उससे भी सिर्फ कॉल्स ही जा रहे थे, नेट नहीं चल रहा था। जैसे ही रात के 11 या 12 बजते हैं, उसके बाद ही एयरटेल का नेटवर्क भी आता है और 3 से 4 बजे तक वह भी नेटवर्क चला जाता है। तो अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आप 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले चला पाएंगे। इसलिए कॉलिंग के लिए अपने साथ जियो का सिम लेकर जाएं। यहाँ के हर मोड़, हर ब्रिज और हर नदी के पास एक कहानी है उन लोगों की जो यहाँ रहते हैं, और उन यात्रियों की जो आदि कैलाश और ओम पर्वत की बस एक झलक के लिए इतनी दूर आते हैं। फिर सारे रास्तों को पार करके हम पहुंच गए वापस से धारचूला, क्योंकि आज हमें यहीं रुकना था। जिन आंटी के होम स्टे में हम रुके थे, उनके भाई का होटल है धारचूला में, तो हमें थोड़ी सी छूट मिल गई। यहाँ आप इनके यहाँ रुककर इनसे गाड़ी की भी बात कर सकते हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने के लिए। फिर सारा सामान रखकर हम चले जाते हैं बाहर घूमने और अपना आधार कार्ड दिखाकर हम पहुंच जाते हैं नेपाल। यही ब्रिज नेपाल और भारत को जोड़ता है। धारचूला को नेपाल में थारचूला कहा जाता है। आप यहाँ से कपड़े या कुछ भी छोटा मोटा सामान खरीद कर वापस से ले जा सकते हैं भारत में। फिर हम कुछ खाने के बाद चले जाते हैं अपने रूम में, क्योंकि हमें निकलना रहता है अगले दिन अल्मोड़ा के लिए। आज इस सफ़र का हमारा 5वां दिन है और हमें अभी धारचूला में नाश्ते की तलाश में। फिर नाश्ता करके हम निकल जाते हैं अल्मोड़ा के लिए। धारचूला से अल्मोड़ा की दूरी करीब 210 से 220 किलोमीटर है। वहीं रास्तों से होते हुए हमें पिथौरागढ़ तक वापस जाना है।
फिर उसके आगे से ही हमारा रास्ता बदलेगा, क्योंकि हम जब आए थे तब हम लोहा घाट होकर आए थे, लेकिन हमें जाना है अभी अल्मोड़ा से होते हुए। इस सफ़र में मौसम ने हमारा काफ़ी अच्छा साथ दिया है। हम जहाँ भी गए मौसम अच्छा ही था। थोड़ी बारिश भी हुई थी, पर इतना चलता है एक लंबी सफ़र में। रास्ते यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, पर इतना मज़ा नहीं आ रहा जितना आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने में आ रहा था। या फिर हो सकता है कि हमें वापस जाने का मन भी ना हो। अल्मोड़ा उत्तराखंड के कुमाऊन रीजन में आता है और समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो अपने पाइन फॉरेस्ट और ठंडे जगह के लिए जाना जाता है। अल्मोड़ा में कई पुराने और पवित्र मंदिर भी है, जैसे नंदा देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर और गोलू देवता मंदिर। अल्मोड़ा अपनी कुमाऊनी सभ्यता, लोकगीत और पारंपरिक भोजन के लिए प्रसिद्ध है, जैसे बाल मिठाई और आलू के गुटके। यहाँ पीछे ही 2 रास्ते आए थे, जिसमें से एक जा रहा था वापस लोहा घाट के लिए, और जिसमें अभी हम हैं वह सीधा चला जाएगा अल्मोड़ा के लिए। अल्मोड़ा जाने वाला रास्ता काफ़ी सुनसान लग रहा था। ज़्यादा लोग थे नहीं रास्ते में। यहाँ की सड़कें ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, पर नज़ारे काफ़ी अच्छे थे। रास्ते में चलते काफ़ी अच्छे होटल्स आ रहे थे, जिनके बाहर से जब हम पार हो रहे थे तब काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो हमने भी एक होटल देखा और वहाँ से हमने खाए पहाड़ी राजमा और चावल। कहा जाता है कि जब आप पहली बार कोई जगह जाते हैं तो आप एक टूरिस्ट बनकर जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आगे क्या आने वाला है। पर अगर आप वही रास्तों पर दोबारा जाते हैं तो आप एक ट्रैवलर बन के जाते हैं, क्योंकि आपको पता रहता है कि आगे क्या आने वाला है, तो आप अच्छे से पहले से ही उसकी तैयारी करके ही जाते हैं। जैसे जैसे हम अल्मोड़ा की ओर बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हमारा स्वागत कर रहे हैं। कभी कभी इन ऊंचे पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि ये आसमान को छूने की कोशिश में लगे हो, और हम बस उनके बीच खोए हुए मुसाफिर जो चलते जा रहे हैं। अल्मोड़ा पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले ही हमें काफ़ी अच्छी जगह दिखती है, जहाँ कई दुकानें भी होती है। तो आप यहाँ आराम से बैठकर खा पी कर नज़ारों का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। हम करीब 10 बजे निकले थे धारचूला से और 6 बजे तक पहुँच गए थे अल्मोड़ा। बीच में एक जगह पे बारिश भी हो रही थी, तो हमें आधे घंटे के लिए वहीं रुक गए थे बीच में ही। और फिर ढलते सूरज के साथ साथ सड़क हमें ले आती है अल्मोड़ा, जो कि कुमाऊं का दिल भी कहलाता है। फिर एक रूम लेकर हम निकल जाते हैं अल्मोड़ा घूमने। अल्मोड़ा काफ़ी सुंदर जगह है। हमें अभी लाला बाजार में यहाँ की संकरी गलियों में आकर ऐसा लगता है कि हम किसी पुराने ज़माने में आ गए हैं। यहाँ की दुकानों में लोग पीढ़ियों से व्यापार कर रहे हैं। यहाँ की दुकानों में ऊनी कपड़े, ताज़ी सब्जियाँ, मिठाइयाँ और खिले खिले फूल काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे थे। फिर रात में खाना खाने के बाद हम वापस से आ जाते हैं अपने रूम और चले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि अगले दिन हमें निकलना रहता है हल्द्वानी के लिए। फिर सुबह सुबह नहाकर हम चले जाते हैं कसार देवी मंदिर में दर्शन करने।
हमारे रूम से यह करीब 13 किलोमीटर ही दूर था, तो हमें आधे घंटे में वहाँ पहुँच गए थे। कसार देवी माँ दुर्गा का ही एक रूप मानी जाती है। यहाँ पहली बार स्वामी विवेकानंद 1890 में आए थे और कुछ दिन यही उन्होंने ध्यान किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति और ऊर्जा है। कसार देवी मंदिर के आसपास का एरिया कुछ चुनिंदा जगहों में से एक है, जो कि जियोमैग्नेट फील्ड लाइंस के ऊपर स्थित है। इस वजह से ये ध्यान करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती है। मंदिर के पीछे एक गुफा है, जिसे विवेकानंद गुफा भी कहा जाता है, जहाँ स्वामी विवेकानंद ध्यान किया करते थे। यहाँ मंदिर की घंटियों की आवाज़ काफ़ी दूर दूर तक गूंजती है। यहाँ काफ़ी बंदर भी हैं, तो अपनी सामानों को अच्छी तरीके से रखें। फिर दर्शन करके हम निकल जाते हैं हल्द्वानी के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन है आज 4 बजे हल्द्वानी से दिल्ली के लिए। इसी रास्ते में नीम करोली बाबा का आश्रम और नैनीताल और भीमताल भी आते हैं, तो थोड़ी भीड़ थी यहाँ रास्तों पर। कसार देवी मंदिर पहाड़ के ऊपर स्थित है और मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। मंदिर से नीचे का नज़ारा भी काफ़ी सुंदर दिख रहा था। यहाँ मंदिर के प्रांगण में कुछ लोग बैठकर ध्यान भी कर रहे थे। मैं भी करता, पर मुझे निकलना था हल्द्वानी के लिए, तो हम जल्दी में थे। रास्ते यहाँ के भी काफ़ी अच्छे हैं, तो यहाँ कोई ख़ास दिक्कत भी नहीं होगी आने में। हम यहाँ गुरुवार के दिन आए थे, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अगर रविवार या शनिवार होता, तब काफ़ी लंबी लाइनों में हमें रुकना पड़ता। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि हमें 3 बजे तक वापस हल्द्वानी पहुंचना था। अल्मोड़ा से हल्द्वानी करीब 100 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ रास्ते काफ़ी घुमावदार और भीड़ वाले हैं, तो यहाँ रुककर आश्रम के अंदर तो हम नहीं जा पाए, बस बाहर से ही देखकर आगे बढ़ना पड़ा। कहते हैं नीम करोली बाबा किसी को यूं ही नहीं बुलाते। मुझे भी इस बात की खबर पहले से नहीं थी कि आश्रम भी बीच रास्ते में ही आता है, पर बाबा का मन था हमें देखने का, तो उन्होंने बुला लिया। यहाँ के रास्ते भी काफ़ी संकरे हैं, लेकिन अच्छे बने हैं। भीड़ भी थी रोड पर इतने पहाड़ पेड़ों को देखकर धीरे धीरे चलना भी अच्छा लग रहा था। थोड़ी दूर आगे जाकर भीमताल झील की झलक दिखी, एकदम चमकती हुई। करीब 2:30 बजे तक हम हल्द्वानी पहुंच गए थे। फिर वहां से अपनी बाइक रिटर्न करके हम तुरंत से चले जाते हैं हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमें आज ही हल्द्वानी से दिल्ली के लिए निकलना रहता है। ये सफ़र सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं था। हर मोड़, हर रास्ते ने हमें कुछ सिखाया और हर कदम पर किसी ने हमारे लिए रास्ता बनाया। दिल से धन्यवाद ब्रो के उन जवानों का, जिन्होंने इन कठिन पहाड़ी को रास्ते में बदला, जहाँ हर पत्थर, हर मोड़ उनकी मेहनत और हिम्मत की कहानी कहता है। धन्यवाद उन लोगों का जिनके मुस्कान ने थकान मिटा दी, और ख़ास करके इन आंटी का, जिन्होंने इन ऊंचाइयों और दुर्गम स्थान में भी गर्म चाय के साथ साथ एक अपनापन और सुकून दिया।
धन्यवाद उन सारे लोगों का भी जिन्होंने हमारे इस सफर को पूरा करने में अपना योगदान दिया। और सबसे बड़ा धन्यवाद इस प्रकृति का, जहाँ हर हवा का झोंका एक मंत्र जैसा लगा और पहाड़ ने जैसे शिव का रूप ले लिया। आदि कैलाश और ओम पर्वत सिर्फ मंजिल नहीं थे, ये एक आंतरिक यात्रा थी जहाँ मंजिल तक पहुंचकर लगा कि असली सफर तो अभी शुरू हुआ है। सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बस एक नई शुरुआत हुई है, नई सोच की, नई शांति की और उन रास्तों के प्रति श्रद्धा की जिन्हें किसी ने चुपचाप बनाया सिर्फ हमारे लिए। धन्यवाद।